आज हम भारत की खोज पाठ नंबर 2 तलाश का अध्ययन करेंगे और सभी बच्चे इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और इसके अंदर से प्रश्न और उत्तर ढूंढेंगे और लिखेंगे। सुप्रभात बेटा, आज हम भारत की खोज का पाठ नंबर 2 तलाश पढ़ेंगे। भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरे बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं जब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उसका पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था और मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसा संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और यह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था, वह विशेष तत्व आखिर है क्या? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है उसका ठेठ भारतीयन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, यह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों में उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भारत की भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत से यहाँ चीन और पश्चिम और मध्य एशिया में आए थे और उनकी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जंगों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाले भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा। इंडिया और हिंदुस्तान, ये आपका एक प्रश्न बनेगा। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं।
ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। यह पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती और भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर भी आपका एक प्रश्न बन रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में कैसे हुआ। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं, इन सबसे बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। कौन सी नदी ने भारत के हृदय पर राज किया है? गंगा नदी ने। ये भी आपका एक प्रश्न है। और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल में आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों का मतलब है खंडहरों, टूटे फूटे खंडहर और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर कुंभ के मेले में जाता हूँ। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार या इलाहाबाद। और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्व के वर्णनों की याद आ जाती है। गोकी उस समय भी मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजान जाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों में भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में मेरे जीते जागते लोग आबाद हो गए, जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान में संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उसका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उसने कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती थी। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया। यूरोप जो तमाम बातों में से एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी। इससे पंक्ति को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकी ने पश्चिमी यूरोप के देशों की सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार करके पूर्व का अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है।
क्योंकि पुराने समय में जो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के कारण विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्द भंडार में लेस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और चलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली। उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। 5 जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उस कुचल कर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गया। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हास्य होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके धौआन शेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते गए, समझने और उसके अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिनको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते। अक्सर पुराने का केवल भारी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उनकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा रहा, साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों की आत्मसात करने का सामर्थ्य दी। भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ जो पैदा की, लेकिन मुझे उसके संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता रहा। मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता रहा। खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना पड़ा था, उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना उनके बस की बात नहीं थी। नई तकनीकी ने सिर उठाया और वे ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो उसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुल मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और हमारे पास भीतर उसकी समझ में द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में
कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसने कुछ ऐसी बात की जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उसकी विशाल संख्या के बराबर मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत उपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसीलिए मुझे निराश भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उसमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतर शक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बनाए रखा है। पिछले 200 वर्षों से उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकारी है। भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता हूँ तो श्रोताओं से अपने इस देश की चर्चा करता हूँ, हिंदुस्तान की, साथ ही भारत की, जो जाति न संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। तो इसका प्राचीन संस्कृत नाम क्या है? भरत। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया कि जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों को सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। उस स्वराज की ओर जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पार से कन्याकुमारी या कैप कॉमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक ही सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्या समान थी। गरीबी, कर्ज, नीच सवार, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर। किसानों की एक जैसी समस्याएं कौन कौन सी थी, इसका प्रश्न बनेगा और उत्तर यही होगा। पुलिस के अत्याचार और उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी किसके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिनसे हम एक हिस्से में हैं। अब आ गया ये भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, यह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। विविधता का मतलब होता है असमानता और एकता का मतलब है एकता। अर्थात भारत में इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी एकता कैसे है, ये यहाँ पर एक आपका बड़ा सा प्रश्न बनेगा। इसका मेन भाग पढ़ रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। जैसे भारत की क्या है, बहुत ही रीति रिवाज हैं, बहुत तरह के भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। इतनी सारी विविधता होते हुए भी भारत में एकता क्यों है? क्योंकि हमारी एक तो जो भाषा हिंदी है वो पूरे सभी भागों में बोली जाती है और सभी जगह एक दूसरे की भाषाओं का आदर किया जाता है। और इस तरह से कुछ और है, जैसे किसी एक देशीय चाहे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह को मूलतः एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी देशीय समूह से की जाती है। जैसे धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व अधिक था, फिर भी जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं वह पूरे देश में मनाए जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों। दूसरा है इसका जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर अक्सर उन सूत्रों की खोज लेता था जिससे उनका जीवन अतीत में बंधा हो, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी थी। जन संस्कृति का मतलब होता है कि जो लोगों की संस्कृति है उनमें कैसे बदलाव आया। इसके अंदर जो मनोहर पुरुष या स्त्री पढ़ती थी वे विश्व में विमुग्ध हो जाती थी, अर्थात उनके देहाती रास्ते, गांव, विश्व में मुग्ध रहने के नज़रिए, सभी कुछ इसके अंदर आता है। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी। इसके छाप कर
माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी, जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा सकता। अर्थात जो हमारा तलाश पाठ है, इसके अंदर भारत की संस्कृति, भारत की अनेकता में एकता, भारत माता का आदर सत्कार और बुद्ध धर्म और हमारी जितने भी शिलाखंड हैं सभी का उल्लेख किया है।